हेलो फ्रेंड्स, जीडी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये टॉपिक क्यों ज़रूरी है? ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर पर्सन रेजिडेंट होता है तो पूरे वर्ल्ड का इनकम टैक्सेबल होगा। अगर पर्सन नॉन रेजिडेंट होता है तो सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगा। तो हम अब देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस को पता करने के लिए हमें कितने कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे, कितने कंडीशंस हमें चेक करने होंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल को चेक करने के लिए हमें 4 कंडीशंस देखने होंगे। 2 बेसिक कंडीशंस, 2 एडिशनल कंडीशंस। बेसिक कंडीशन क्या है? फर्स्ट बेसिक कंडीशन ये है कि he must be present in India for a period of 182 days or more during the previous year। मीन्स प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर होने चाहिए। प्रीवियस ईयर मीन्स करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर स्टे इन इंडिया होने चाहिए। ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन है। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है? करंट प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज होने चाहिए और मोर, 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मीन्स सेकेंड बेसिक कंडीशन ये है, करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज होने चाहिए और लास्ट के 4 सालों में 365 डेज होने चाहिए। ये दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। 60 डेज करंट प्रीवियस ईयर में, 365 डेज लास्ट के 4 प्रीवियस ईयर में। ये 2 बेसिक कंडीशंस हैं और 2 एडिशनल कंडीशन है। अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लिया, अगर 1 बेसिक कंडीशन एटलीस्ट फुलफिल कर लिया तो पर्सन रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। जब नॉन रेजिडेंट हो तो इसके बाद चेक करने की कोई जरूरत नहीं है फर्दर। लेकिन अगर पर्सन रेजिडेंट हो तो उसे फर्दर चेक करने की जरूरत है। फर्दर 2 कंडीशन मीन्स 2 एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। इसलिए कि रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो हमें फर्दर 2 एडिशनल कंडीशन चेक करने होंगे। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन ये है, ही इज अ रेजिडेंट इन एट लीस्ट 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year। मीन्स हमने बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लिया एटलीस्ट 1। उसके बाद एडिशनल कंडीशन ये देखने होंगे, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर, करंट प्रीवियस ईयर के अलावा जो लास्ट के 10 प्रीवियस ईयर हैं, उसमें कम से कम 2 बार वो रेजिडेंट रहा हो। मीन्स 2 बार रेजिडेंट रहा हो का मतलब क्या? 2 बार कम से कम उसने बेसिक कंडीशन फुलफिल किए हो। उस 2 इयर्स में कम से कम एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन फुलफिल किए हो, तभी तो रेजिडेंट होगा। तो लास्ट के 10 इयर्स में एटलीस्ट 2 इयर्स रेजिडेंट रहा हो, यह पहला बेसिक कंडीशन है। सॉरी, यह पहला एडिशनल कंडीशन है। इसी तरह सेकंड एडिशनल कंडीशन यह है कि ही स्टे इन इंडिया इन द लास्ट 7 years preceding the relevant previous year is 730 days or more। मीन्स लास्ट के 7 सालों में 730 डेज और मोर इंडिया में रहा हो। यह सेकेंड एडिशनल कंडीशन है। लास्ट के 7 सालों में मीन्स करंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर लास्ट के 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा 730 डेज और मोर इंडिया में स्टे किया हो, यह सेकंड एडिशनल कंडीशन है। तो जब अगर पर्सन बेसिक 1 एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। अगर एक पर्सन एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है तो उसे फर्दर चेक करते हैं कि क्या वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इसके लिए हमें क्या चेक करना होता है? 2 एडिशनल कंडीशन। एक एडिशनल कंडीशन तो हमने देख लिया कि लास्ट 10 इयर्स में एटलीस्ट 2 इयर्स
रेजिडेंट होने चाहिए, ये पहला एडिशनल कंडीशन है। और सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या है, लास्ट के 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा मीन्स 730 डेज और मोर इंडिया में स्टे किया हो। ये दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, दोनों। बेसिक के केस में तो एटलीस्ट 1 होने चाहिए, एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल होने चाहिए, तब पर्सन क्या होगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन अगर पर्सन एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन फुलफिल करता हो और एडिशनल बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन 1 करता हो, तो इस केस में रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। मींस एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, लेकिन एडिशनल कंडीशन 1 फुलफिल कर रहा हो या 1 भी ना कर रहा हो, तो उस केस में रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। अब हमने देख लिया रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। लेकिन बेसिक कंडीशन हमने जो पढ़ी है उसमें 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। और 3 कंडीशंस कौन कौन है, 3 पर्सन कौन कौन है, उन्हें देखते हैं। इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया, इंडियन सिटीजन हो जो इंडिया छोड़कर आउटसाइड इंडिया जा रहा हो, किस पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए। तो इस पर्सन के लिए, इस इंडियन सिटीजन के लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल जो इंडियन शिप का क्रू मेंबर हो, मींस इंडिया छोड़कर फॉरेन की तरफ जा रहा हो, फॉरेन जा रहा हो, इंडियन शिप फॉरेन जा रहा हो, मींस इंडिया छोड़कर बाहर जा रहा हो एज ए क्रू मेंबर, तो उस केस में सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है इस क्रू मेंबर के लिए। थर्ड, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन मींस जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हों, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हों, उसे बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। और ये इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन इंडिया में विजिट कर रहा हो, कब, प्रीवियस ईयर में, मींस करंट प्रीवियस ईयर में, और जिसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स के अलावा, मींस फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़कर, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़कर 15 लाख से कम हो, तो इस पर्सन पे, इस इंडिविजुअल पे सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। दोबारा रिपीट कर दूं, ये 3 लोग ऐसे हैं जिन पे सेकंड बेसिक कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, मींस सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट, एक इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़कर आउटसाइड इंडिया जा रहा हो एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए। सेकंड, क्रू मेंबर हो इंडियन शिप का क्रू मेंबर हो और ये शिप फॉरेन की तरफ जा रहा हो, मींस इंडिया छोड़कर जा रहा है, तो इस क्रू मेंबर पे सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड, इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, इंडियन सिटीजन हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हो, इंडिया में विजिट कर रहा है ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर में, इंडिया में विजिट किया है करंट प्रीवियस ईयर में, जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा ना हो, 15 लाख से ज्यादा ना हो, मींस 15 लाख तक हो, लेकिन इस 15 लाख में फॉरेन सोर्स की इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं, मींस इस 15 लाख में फॉरेन सोर्स वाली इनकम को ऐड नहीं करेंगे।
और उसकी इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़कर 15 लाख तक है या इससे कम है, तो इस पर्सन पे, इस इंडिविजुअल पे सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक बार रिकैप कर दें दोबारा। एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन फुलफिल किया हो, एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा हो और दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, तो वो पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हुआ। अगर पर्सन एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, लेकिन एडिशनल कंडीशन कोई एक फुलफिल कर रहा हो या फिर दोनों ही फुलफिल ना कर रहा हो, उस केस में रेजिडेंट तो होगा लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और तीसरी चीज, जो बेसिक कंडीशन फुलफिल ही ना कर रहा हो वो नॉन रेजिडेंट होगा। इसके बाद एक इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो आउटसाइड इंडिया रहता हो लेकिन इंडिया में विजिट कर रहा है करंट प्रीवियस ईयर में, लेकिन जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़कर 15 लाख से ज्यादा हो, 15 लाख से ज्यादा हो। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, जिस पे सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं था, वहां पे यह था कि इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, आउटसाइड रहता हो, इंडिया में विजिट कर रहा हो करंट प्रीवियस ईयर में, और जिसकी इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़कर 15 लाख या उससे कम हो, तो उस पर सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन यहां पे है, ये इसके अलावा यहां पे है इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, आउटसाइड इंडिया रहता हो, लेकिन इंडिया विजिट कर रहा है करंट प्रीवियस ईयर में, लेकिन इसका इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़कर 15 लाख से ज्यादा हो, प्रीवियस ईयर में 15 लाख से ज्यादा हो। इस केस में हमें 182 डेज और मोर चेक करना होगा। जैसा बेसिक कंडीशन था, फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन इस पर्सन के लिए चेक करना होगा। दूसरा कंडीशन, वहां पे 60 डेज था बेसिक कंडीशन, लेकिन अगर इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़कर 15 लाख से ज्यादा है, तो वहां पे बेसिक कंडीशन 60 डेज थे, लेकिन यहां पे बेसिक कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन 60 के जगह पे 120 डेज हो जाएंगे। यहां पे 15 लाख से ज्यादा इनकम होने पे 20 डेज की जगह इंस्टीड ऑफ 60 डेज 120 डेज होंगे। यहां पे 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होना चाहिए, और 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द लास्ट 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मीन्स इस पर्सन के लिए हमें, इस पर्सन मीन्स इस इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए हमें बेसिक कंडीशन चेक करने होंगे 182 डेज और मोर करंट प्रीवियस ईयर में। सेकंड बेसिक कंडीशन 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड 120 डेज भी होने चाहिए और 365 डेज होने चाहिए लास्ट के 4 years में, लास्ट के 4 सालों में, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर लास्ट के 4 सालों में 365 डेज और मोर होने चाहिए। तो इस केस में ये इंडिविजुअल क्या होगा, रेजिडेंट होगा लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होगा, रेजिडेंट होगा लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होगा। इस केस में ये इंडिविजुअल रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। अगर ये पर्सन फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा हो, अगर ये पर्सन फर्स्ट बेसिक कंडीशन मींस 182 डेज का कंडीशन फुलफिल ना कर रहा हो, लेकिन 120 डेज और मोर का कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, लेकिन 182 डेज से कम, अगर ये पर्सन 120 डेज से ज़्यादा के लिए इंडिया में आया हो, विजिट किया हो, लेकिन
182 डेज से कम हो, तो इस केस में रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। हमने पढ़ा फॉरेन सोर्स का इनकम। अब हम देखते हैं फॉरेन सोर्स का इनकम मीन्स क्या होता है। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स मीन्स इनकम विच एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया, मीन्स इनकम एक्रू या फिर अराइजेज आउटसाइड इंडिया हो, उसे फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। और वो इनकम डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया ना हो, मीन्स डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ना हो, मीन्स उस इनकम को डीम्ड इनकम इंडिया में ना माना गया हो, तो उस इनकम को फॉरेन सोर्स का इनकम कहा जाता है। इस इनकम में उस बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम को भी एक्सक्लूड करते हैं। इस फॉरेन सोर्स की इनकम में उस बिजनेस प्रोफेशन के इनकम को भी एक्सक्लूड किया जाता है जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा हो या फिर जो प्रोफेशन इंडिया में सेटअप किया गया हो, तो उस बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम को भी इस फॉरेन सोर्स से एक्सक्लूड किया जाता है। चूंकि जब इन बिजनेस इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा हो, मीन्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोएम इंडिया में हो, तो उस केस में इंडियन इनकम डीम्ड किया जाता है। इसी तरह डीम्ड रेजिडेंट इन इंडिया सेक्शन 6(1)(a) में देखते हैं, वो इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन तो है, जिसका टोटल इनकम जो है फॉरेन सोर्स छोड़कर, मींस फॉरेन सोर्स वाले इनकम को छोड़कर एक्सक्लूड कर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है। कब? करंट प्रीवियस ईयर में। उस प्रीवियस ईयर में उस पर्सन को डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा, लेकिन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा ये। दोबारा इसको पढ़ लेते हैं, सिंपल वे में समझ लेते हैं। इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन हो और उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, फॉरेन सोर्स वाले इनकम को छोड़कर, तो उसे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लिया जाता है उस प्रीवियस ईयर में। अगर उस प्रीवियस ईयर में वो टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं होता हो किसी भी दूसरी कंट्रीज में, मींस दूसरी कंट्रीज मींस इंडिया का रेजिडेंट उस प्रीवियस ईयर में ना हो, ये पूरे साल दूसरे कंट्रीज में रहता हो, ये पर्सन पूरे साल दूसरे कंट्री में रहता हो किसी भी रीजन की वजह से, मींस डोमिसाइल की वजह से, रेजिडेंस की वजह से और एनी अदर क्राइटेरिया, किसी अदर क्राइटेरिया की वजह से फॉरेन कंट्री में रहता हो और वहां का रेजिडेंट ना हो, वहां टैक्स पे करने के लिए लायबल ना हो, तो उस केस में उसे इंडियन रेजिडेंट मान लिया जाता है। इस पर्सन को रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लिया जाता है उस प्रीवियस ईयर के लिए। अब हम देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस HUF। HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस, HUF के रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए हमें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना होगा। HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां से हो रहा है, इस चीज को देखना होगा। अगर HUF का कंट्रोल मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया से किया जा रहा है, तो उस केस में HUF क्या होगा? रेजिडेंट। HUF क्या होगा? रेजिडेंट। लेकिन HUF का कंट्रोल मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया, होली आउटसाइड इंडिया मींस आउटसाइड इंडिया से किया जा रहा हो, तो उस केस में HUF नॉन रेजिडेंट होगा। HUF के केस में रेजिडेंट
ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए हमें कर्ता को देखना होगा। क्या कर्ता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करता है? अगर कर्ता मींस एचयूएफ का हेड, जो एचयूएफ को मैनेज करता है, अगर कर्ता एडिशनल कंडीशन, दोनों ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो उस केस में एचयूएफ क्या होगा? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर कर्ता एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, एडिशनल कंडीशन, या कोई एक करता है, तो उस केस में एचयूएफ रेजिडेंट तो होगा लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, मींस रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। इसी तरह अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं फर्म एओपी बीओआई का। इस केस में हमें ए फर्म एओपी बीओआई कंपनी के केस में सिर्फ हमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट चेक करना होगा। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में ही चेक करते हैं। इसके अलावा फर्म एओपी बीओआई कंपनीज, इस केस में सिर्फ हमें रेजिडेंट चेक करना होगा, रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। अब हम चेक करते हैं फर्म आर्टिफिशियल ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसके रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए क्या क्या चेक करने होंगे। फर्म एओपी बीओआई रेजिडेंट तभी मानी जाएगी अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया से किया जा रहा हो। फर्म एओपी बीओआई रेजिडेंट मानी जाएगी अगर उसका कंट्रोल मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया से किया जा रहा हो, इस केस में रेजिडेंट होगा। और अगर फर्म एओपी बीओआई का कंट्रोल मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया, मींस आउटसाइड इंडिया से किया जा रहा हो, कंट्रोल मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया से किया जा रहा हो, उस केस में फर्म एओपी बीओआई नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। अब रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी का देख लेते हैं। कंपनी के केस में कंपनी रेजिडेंट तभी मानी जाएगी अगर उस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मींस पोएम इंडिया में हो। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब ये होता है उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल कहां से किया जा रहा हो, उस कंपनी का मैनेजमेंट कहां से किया जा रहा है, इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां से किया जा रहा है, मींस डिसीजंस कहां से लिए जा रहे हैं। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से लिया जा रहा हो तो यह कंपनी रेजिडेंट मानी जाएगी, अदरवाइज यह कंपनी नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। अगर कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया हो और यह कंपनी इंडियन कंपनी ना हो, इंडियन कंपनी होगी ऑलवेज रेजिडेंट, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, और इंडियन कंपनी ना हो और जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी इंडिया में ना हो, उसे नॉन रेजिडेंट कहते हैं। उस कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। मीन ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनी ना हो और जिसका पोएम मींस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया हो, तो यह कंपनी नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब हम टोटल इनकम का स्कोप चेक करते हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5।
इस केस में देखते हैं कि कौन कौन सी इनकम किस किस के लिए टैक्सेबल होंगी। मींस रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। रेजिडेंट एंड बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसके लिए क्या इनकम टैक्सेबल होगी। नॉन रेजिडेंट के लिए क्या क्या इनकम टैक्सेबल होंगी। अब हम देखते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होगी, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल, इंडियन इनकम टैक्सेबल जो एक्रू अराइज इंडिया में किया गया हो या डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया में किया गया हो। डीम्ड टू एक्रू अराइज मीन्स जिस इनकम को इंडियन इनकम मान लिया गया हो उसे डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया कहा जाता है। मीन्स ऐसी इनकम जो रिसीव की गई हो या एक्रू हुआ हो या डीम टू बी एक्रू हुआ हो इंडिया में। एक तो वो इनकम और दूसरी वो इनकम जो फॉरेन सोर्स की इनकम हो, इनकम फॉरेन सोर्स से इनकम हो लेकिन उस फॉरेन सोर्स में बिजनेस इनकम होना चाहिए। वो बिजनेस इनकम जो कंट्रोल्ड इंडिया से किया जा रहा हो, उस बिजनेस इनकम पे टैक्स पे किया जाएगा। और ऐसा प्रोफेशन जो इंडिया में सेटअप किया गया हो, तो ये रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए इन दो इनकम पे टैक्स पे करने होंगे। एक तो वो इनकम जो इंडियन इनकम हो, दूसरी वो इनकम जो एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया हुआ हो। किससे से एक्रू अराइज हुआ हो, किस चीज से इनकम एक्रू अराइज हुआ हो, बिजनेस से या प्रोफेशन से। वो बिजनेस प्रोफेशन जो कंट्रोल्ड इंडिया से किया जा रहा हो या प्रोफेशन इंडिया से सेटअप किया गया हो, इंडिया में सेटअप किया गया हो। ये दो इनकम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल और नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होंगी। क्लियर। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।